नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी 07 पर। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं सभी अच्छे होंगे, घर पे होंगे, सुरक्षित होंगे और जमकर तैयारी कर रहे होंगे। तो दोस्तों, इस समय मालूम है आपको, आपका चल रहा है ग्रुप डी का पेपर। और ग्रुप डी के जो पेपर चल रहा है उसमें एक टॉपिक है हीट एंड टेम्परेचर, यानी कि ताप और ऊष्मा। और ये चैप्टर कितना इम्पोर्टेंट है ये आने वाले समय में और अभी तक जो पेपर हुए हैं उनको देखकर आपको मालूम चल गया होगा। तो मैं आज आपको एक क्विक रिवीजन करवाने जा रहा हूं। और अगर आपको पसंद आएगा तो मुझे कमेंट करिएगा। मैं आपको ऐसे ही 10 से 15 मिनट की क्लास में आपको पूरा चैप्टर कंप्लीट करा दूंगा और केवल उतनी ही चीज़ें बताऊंगा जो आपके एग्जाम में आएगी। उसके अलावा आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है, कुछ भी ध्यान नहीं देना है और सब उसी से फंसेगा। ठीक है, ये मैं बनी बनाई बातें नहीं कर रहा हूँ। मैं जो बताऊँगा उसका बस एक बार देखिएगा और फिर उसका पेपर देकर आइएगा, फिर मुझे बताइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। अब देखिए, ये है चैप्टर ताप और ऊष्मा। अब इसमें मैं जो जो चीज़ बता रहा हूँ बस उसको ही आपको याद करना है। आपको चाहे तो लिख लें, चाहे तो अपने नोट्स बनाना शुरू कर दीजिएगा। ठीक है, पहली चीज़ आपको क्या याद रखनी है कि ताप क्या है। ताप एक अदिश राशि है। आपको इतना ही याद रखना है, ताप एक अदिश राशि है। यही क्वेश्चन आएगा, अगर आएगा इससे, समझ रहे हैं। अगर इससे अगर क्वेश्चन आएगा तो केवल इतना ही आएगा कि ताप क्या है। तो ताप एक अदिश राशि है, बस। ठीक है, फिर ताप के मात्रक आपसे पूछ देगा, तो मात्रक भी आपको याद होने चाहिए। डिग्री सेल्सियस होता है, फ़ारेनहाइट होता है, र्यूमर होता है, रेनकाइन होता है। आपसे पूछा जाएगा सूर्य का केंद्रीय भाग का ताप क्या होता है। तो सूर्य के केंद्रीय भाग का ताप आपको मालूम होना चाहिए 10⁻7 के होता है। के मतलब केल्विन। और जबकि सतह का पूछ देगा तो आपको मालूम होना चाहिए 6000 के होता है। ये मैं केवल उतनी ही चीज़ें बताऊंगा जो चीज़ें आपकी आएंगी। एक चीज़ देखिए, मैंने हाईलाइट कर रखी है, गर्म करने पर किसी पदार्थ का आयतन बढ़ जाता है और घनत्व घट जाता है। ये आपको याद रखना है। ये क्वेश्चन ऐसे ही बनेगा, सेम टू सेम आएगा कि गर्म करने पर किसी पदार्थ का आयतन बढ़ता है तो घटता क्या है, या गर्म करने पर किसी पदार्थ का क्या बढ़ता है, या किसी पदार्थ को गर्म करेंगे तो घनत्व बढ़ेगा या घटेगा। इस तरह से क्वेश्चन आएगा। तो आपको याद रखना, किसी पदार्थ को गर्म किया जाएगा तो उसका आयतन बढ़ जाएगा और जिसका आयतन बढ़ेगा उसका घनत्व हमेशा घटेगा। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया आयतन किसी पदार्थ का बढ़ रहा है तो उसका घनत्व क्या होगा, घनत्व घट जाएगा। ये चीज़ आपको याद रखनी है। फिर देखिए, केल्विन एक परम ताप मापक्रम है। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है नोट में। केल्विन एक परम ताप मापक्रम है। एक परम ताप क्रम में मापक्रम का शून्य ताप के परम शून्य को व्यक्त करता है। फिर ताप तथा ऊष्मा, परम शून्य ताप भी याद रख लीजिएगा। वह ताप जिस पर प्रत्येक पदार्थ में न्यूनतम संभावित आणविक सक्रियता होती है वह होता है परम शून्य ताप। बहुत जल्दी रिवीजन करेंगे और बहुत यही सब फंसेगा, इसके अलावा कुछ नहीं आएगा। ठीक, मैं न्यूमेरिकल की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन बाकी सब कुछ इसी से फंसेगा। ताप तथा ऊष्मा की मात्रक क्या है, केल्विन, र्यूमर, फ़ारेनहाइट, डिग्री सेल्सियस। जूल के अलावा भी ऊष्मा का एक मात्रक होता है अर्ग, कैलोरी और किलो कैलोरी। इसकी बीमा भी आपको याद रखनी होगी, क्योंकि बीमा भी पूछ देता है। 2018 में पूछी गई थी। ml² T-2 मात्रक फिर से देख लीजिएगा। जूल एक तो होता है कॉमन मात्रक जूल, इसके अलावा कौन होता है, अर्ग होता है, कैलोरी होता है, किलो कैलोरी होता है। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, देखिए, हिमांक बिंदु होता है एक तापक्रम पैमाने बनाने के लिए 2 नियत बिंदु ले जाते हैं। प्रथम नियत बिंदु जल का हिमांक बिंदु होता है, जिसे न्यूनतम नियत बिंदु कहते हैं। दूसरा नियत बिंदु जल का क्वथन बिंदु होता है, बॉइलिंग पॉइंट जिसको बोलते हैं, स्टीम पॉइंट बोलते हैं, उच्चतम नियत बिंदु कहा जाता है। अब मैं सीधे सीधे कहूँ, ये सब कुछ अब मत याद रखिए। अब आपको क्या याद रखना है, ये देखिए, जैसे फ़ारेनहाइट पैमाना है, इसको 32 से 212 फ़ारेनहाइट माना गया है। इस पैमाने को 180 समान भागों में बांटा गया है। र्यूमर को 0 से 80 में बांटा गया है। केल्विन को 273.15 से 373.15 में बांटा गया है। जल के त्रिक बिंदु को इस स्केल का शून्य लिया जाता है। फिर ये देखिए, त्रिक बिंदु की परिभाषा भी दी गई है। जल का त्रिक बिंदु वह बिंदु है जहाँ जल की तीनों अवस्थाएं ठोस, द्रव एवं गैस परस्पर ऊष्मीय साम्यावस्था में होती हैं। ये जो फार्मूला है ये आपको निश्चित रूप से याद रखना है। इससे अगर न्यूमेरिकल भी बनेगा तो इससे ज़रूर आएगा F-32 C-0 R-0/80 K-273। ये आपको याद रखना है हर हाल में, इससे क्वेश्चन बनेगा। इससे बोलेगा कि कभी डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में बदलिए,
डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदलिए। अगर डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदलने को आ जाए तो सीधे आप 273 प्लस कर देंगे और केल्विन में बदल जाएगा। ठीक, -40 डिग्री सेंटीग्रेड पर फ़ारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस का आपस में बराबर होते हैं, ये भी आपको याद रखना है। और जब पूछा जाए कि फ़ारेनहाइट और केल्विन कब बराबर होते हैं तो ये होते हैं 547.25 डिग्री सेंटीग्रेड पर। ठीक, पूछ दिया जाए कभी फ़ारेनहाइट र्यूमर कब बराबर होते हैं, ये होता है -25.6 डिग्री सेंटीग्रेड पर। समझ रहे हैं? आपने अभी तक केवल ये पढ़ रखा होगा 40 डिग्री सेंटीग्रेड पर फ़ारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस पैमाने बराबर होते हैं। यहाँ पर फ़ारेनहाइट और केल्विन पर दिया है, फ़ारेनहाइट और र्यूमर भी दिया है, ये भी आपको याद रखना है। बाकी कुछ भी नहीं पढ़ना है, इतना ही आप देख सकते हैं कि सेल्सियस का आविष्कार सेल्सियस वैज्ञानिक ने किया था और ये स्वीडन के थे, कोई इतना कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। और फ़ारेनहाइट जर्मनी के वैज्ञानिक थे। अब देखिए बहुत चीज़ें हैं, आग पर जो रखी पतीली होती है, आग पर कोई पतीली रखी हुई है, ठीक है, तो उसका जो जल होता है, जो पतीली होती है उसके अंदर जो जल होता है वो संवहन द्वारा गर्म होता है, और जबकि जो पतीली होती है वो चालन विधि द्वारा होती है। एक बार फिर से समझिएगा बात, मान लीजिए कोई बर्तन है ये, अगर ये गर्म होगा तो ये चालन विधि द्वारा होगा क्योंकि ये ठोस है, लेकिन जो इसके अंदर पानी है ये संवहन विधि द्वारा गर्म होता है, ये आपको याद रखना है। फिर वही चीज़ है, देखिए ताप बढ़ने पर पदार्थ का घनत्व कम होकर ऊपर उठता है, जैसे बादल। जब ताप बढ़ता है तो पदार्थ का घनत्व कम होकर ऊपर उठता है जैसे बादल, ये एग्जाम्पल है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। बहुत केवल चुनी हुई चीज़ें हैं। आपसे पूछता है मनुष्य का सामान्य ताप कितना होता है, 37 डिग्री सेंटीग्रेड। हो सकता है 37 डिग्री ना दिया हो तो आपको 98.6 फ़ारेनहाइट दिया होगा, या 310 केल्विन दिया होगा, या 29.6 दिया होगा। ठीक है, 29.6 रोमर दिया होगा। आपको यही याद रखना है। देखिए ये यहाँ भी दिया है। फिर कमरे का सामान्य तापमान, मानव शरीर का तापमान, उबलते जल का ताप, ये सब भी आपको याद रखना है। परम शून्य ताप -273.15 डिग्री सेंटीग्रेड से कम नहीं हो सकता है। ठीक है, ऊष्मा, इसको भी आपको पढ़ना है। ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा जो कार्य संपन्न होने के लिए आवश्यक होती है। समझ रहे हैं? ये फार्मूला आपको याद रखना है, G/W/Q। और ऊष्मा के उदाहरण भी याद रखने हैं। कपड़ों का सूखना आदि घटनाएं होती हैं, बर्फ़ का पिघलना, मतलब कोई भी चीज़ जिसको ऊष्मा मिलेगी, ऊष्मा एक ऊर्जा होती है। मतलब समझ रहे हैं आप? जैसे अगर आपके कपड़े सूख रहे हैं तो उनमें ऊष्मा लग रही होगी तभी ये सूख रहे होंगे। ठीक है, इसको हम जे से प्रदर्शित करते हैं। इसका मान जरूर याद रखिएगा, 4186 जूल प्रति किलो कैलोरी। ठीक, इसका मात्रक भी याद रखना है, जूल, किलोग्राम, मीटर स्क्वायर, सेकेंड स्क्वायर। ये जरूर याद रखने हैं आपको हैं। 1 कैलोरी 4.2 जूल, 1 किलो कैलोरी 4146 जूल। ऊष्मा के अन्य मात्रक भी कैलोरी, अंतर्राष्ट्रीय कैलोरी, किलो कैलोरी भी ये होते हैं। विशिष्ट ऊष्मा क्या होता है? 1 ग्राम पदार्थ का ताप 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए जो ऊष्मा चाहिए होती है, किसी मान लीजिए कोई 0 डिग्री है कोई पदार्थ और इसको 1 डिग्री सेंटीग्रेड तक लाना है, तो जो ऊष्मा दी गई, ये समझ गए हैं, उसको हम बोलते हैं विशिष्ट ऊष्मा। इसको सी से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक याद रखना है, कैलोरी प्रति ग्राम होता है। इसका एसआई मात्रक भी याद रखना है। पहला थर्मामीटर किसने बनाया था? गैलीलियो ने। दूसरा बनाया था फ़ारेनहाइट ने। ब्लड बैंक में जो ब्लड रखा होता है वो किस डिग्री पर रखा होता है? -40 डिग्री फ़ारेनहाइट पे। बहुत मैं जल्दी करवाऊंगा, ऐसा नहीं है कि धीमे धीमे वो काम नहीं करना है जो अन्य यूट्यूबर करते हैं कि दिन भर आपको पढ़ाते रहते हैं और 10 क्वेश्चन करवाते हैं। बादलों के ऊष्मा, एक मिनट थोड़ा पीछे में चला जाता हूँ। हाँ, ये चीज़ भी आपको याद रखनी ही है। कभी कभी ये विशिष्ट ऊष्मा ये सब भी पूछ देता है, तो 1-2 आप याद रख लीजिएगा। पानी की याद रख लीजिएगा, ठीक है, अल्कोहल की याद रख लीजिएगा, बर्फ़ की याद रख लीजिएगा, बस 1-2 याद रख लीजिएगा। गुप्त ऊष्मा भी पूछ देता है। गुप्त ऊष्मा किसको कहते हैं? किसी पदार्थ की अवस्था परिवर्तन में आवश्यक ऊष्मा को, किसी पदार्थ की अवस्था परिवर्तन में आवश्यक ऊष्मा को गुप्त ऊष्मा कहते हैं। ठीक है, भाप में क्या होती है? गुप्त ऊष्मा होती है। जब अवस्था में परिवर्तन हो जाएगा, समझ रहे हैं, मान लीजिए कोई पदार्थ है और उसकी अवस्था ही बदल जाती है, जैसे जल है और ये भाप में बदल गया तो अवस्था परिवर्तन हो गई, तो वो जो ताप होता है उसको हम बोलते हैं गुप्त ऊष्मा। थर्मामीटर ये याद रखना, उसमें प्रसारण के सिद्धांत पर कार्य करता है।
पारे का हिमांक बिंदु याद रखना -39 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। इससे अगर नीचे हमें नापना है तो हमें पारे की जगह अल्कोहल का प्रयोग करना होगा। पायरोमीटर, ये सूर्य का तापमान ज्ञात किया जाता है, मतलब उच्च तापमान के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ये देखिए पानी के तापमान में 0 से 4 डिग्री सेंटीग्रेड के मध्य ताप में वृद्धि करने पर इसका संकुचन होता है। ये भी आगे आपको और अच्छे से दिखाई देगा इस वाले में। ये देखिए पानी का असमान प्रसार, पानी को जब 0 से 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म किया जाता है तो पानी का आयतन घट जाता है और 4 डिग्री सेंटीग्रेड पश्चात इसका आयतन बढ़ने लगता है। इसको ही पानी का असामान्य प्रसार कहते हैं। अभी हमने क्या पढ़ा था कि जब हम ताप बढ़ाएंगे तो आयतन बढ़ता है, ये हमने पढ़ा था ना। लेकिन 0 से 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर आयतन घटता है और 4 डिग्री सेंटीग्रेड के बाद ये फिर बढ़ना शुरू होता है। तो इसी को कहा जाता है पानी का असामान्य प्रसार। पानी का जो घनत्व होगा सबसे ज़्यादा कब होगा? 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर सबसे अधिक होगा। पानी के असामान्य प्रसार के हमें दैनिक जीवन में प्रभाव भी याद रखने चाहिए। ये लिखे हैं, सर्दियों में पाइप फट जाना, झीलों के जम जाने का, बिजली को जीवित रहना, ऊष्मा का संचरण एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना ऊष्मा का संचरण कहलाता है। देखिए चालन, ये देखिए एक मिनट, ये इससे क्वेश्चन बनेगा। चालन किस में होता है? ठोसों में ऊष्मा का संचरण होता है। कोई भी ठोस चीज़ होगी इसको गर्म किया जाएगा तो वो जो गर्म हो जाती है ना, जैसे मैंने अभी बताया था आपको केतली का उदाहरण, केतली का उदाहरण है, तो ये चालन विधि से होगा। ठीक है। संवहन, द्रवों तथा गैसों में ऊष्मा का संचरण होता है। संवहन में केवल आपको इतना याद रखना है, द्रवों तथा गैसों में ऊष्मा का संचरण होता है। विकिरण, इस विधि में ऊष्मा का संचरण किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। जैसे सूर्य से आने वाली जो ऊर्जा होती है वो विकिरण माध्यम से आती है। ठीक है, इसीलिए विकिरण विधि से ऊष्मा का संचरण निर्वात में भी हो सकता है। इसके लिए कोई भी हमें जरूरत नहीं है, वायुमंडल की जरूरत नहीं है, निर्वात में भी इसका संचरण हो जाता है, विकिरण माध्यम से ही होता है। ठीक है, इसमें इस विधि में जो ऊष्मा होती है वो विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में होती है। अब ये देखिए कितना अच्छे उदाहरण है, ये क्वेश्चन आते हैं। चीनी मिट्टी से निर्मित प्याले में चाय पीना आसान होता है, जबकि धातु से निर्मित प्याले में चाय पीना कठिन क्यों होता है? क्योंकि धातु जो होती है वो गर्म हो जाती है चालन विधि के द्वारा, चालन के द्वारा। ठीक है, और जैसे ही हम ओट लगाते हैं वो जल जाते हैं। तो धातु में चालन विधि के कारण ये गर्म हो जाती है, इसलिए धातु के गिलास में चाय पीना कठिन होता है। अब जो रेफ्रिजरेटर में आपको मालूम होगा, देखिए इसको आप समझिएगा इस तरीके से, जो आपके घर में फ्रिज होगा, फ्रिज में फ्रीज़र जो होता है वो ऊपर होता है। ठीक है, ये ऊपर क्यों होता है कि ये जो गर्म हवा होती है नीचे से ये ऊपर जाती है, ऊपर होता है फ्रीज़र, ये ठंडी करके इसको फिर नीचे भेज देता है। समझ रहे मेरी बात को? गर्म हवा हल्की होकर ऊपर जाती है, ऊपर जाएगी, ऊपर लगा है फ्रीज़र, फ्रीजर इसको ठंडा कर देगा, वापस ये नीचे आ जाएगी। इस तरह से पूरी फ्रिज ठंडी रहती है। अगर हम फ्रीज़र को नीचे लगा देंगे, तो गर्म हवा वहीं अंदर ही अंदर रहेगी और फ्रिज ठंडी नहीं रहेगी। आप बात समझ गए मेरी? हमेशा गर्म हवा हल्की होकर ऊपर जाती है, ऊपर लगा होता है फ्रीजर जो उसको ठंडा कर देता है, वो ठंडी होकर वो नीचे आ जाती है। तो इसको आप ध्यान रखना, ये संवहन का उदाहरण है। चालन व संवहन में ऊष्मा का स्थानांतरण का जो मार्ग होता है टेढ़ा मेढ़ा होता है, परंतु विकिरण का मार्ग सरल रेखा में होता है। ये इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं छोटी छोटी जो आपको बताएगा कोई नहीं, लेकिन ये आएगी, ये चीज़ें आएंगी। चालन और संवहन, इनका मार्ग होता है टेढ़ा मेढ़ा, बाकी जो विकिरण होगी उसको होगा सीधी सरल रेखा में। ठीक है, संवहन विधि द्वारा ही पृथ्वी का वायुमंडल गर्म होता है। आप कभी कभी देखते होंगे कि बादलों की रात गर्म होती है, क्यों? क्योंकि बादल जो हैं ऊष्मा के बुरे अवशोषण हैं। गर्म हवा ऊपर जाती है और जो बादल हैं वो ऊष्मा को अवशोषित करते नहीं हैं, तो वही गर्म हवा नीचे आ जाती है और हमें गर्मी ज़्यादा लगती है। जूतों पर पॉलिश करने से ये धूप में शीघ्र गर्म नहीं होते हैं, क्यों? जैसे ही किरणें पड़ी और वो रिफ्लेक्ट होकर निकल गई तो वो गर्म कम होते हैं। दाब बढ़ने से गलनांक घट जाता है, ये क्वेश्चन बहुत आता है, इसको आप याद रखिए। दाब बढ़ाने से गलनांक घटता है, अशुद्धि मिलाएंगे तो भी गलनांक घट जाएगा। ये दोनों चीज़ें आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है और निश्चित रूप से किसी न किसी शिफ्ट में आएगा ही आएगा। ठीक है,
किस निश्चित द्रव से गैस में बदल जाएगी, उस पॉइंट को हम कहते हैं क्वथनांक या बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर उबलता रहता है, जैसे ही 100 से ऊपर होगा वैसे ही ये भाप में बदल जाएगा। हिमांक होता है जिसमें द्रव अवस्था से ठोस में बदल जाता है, द्रव अवस्था से ठोस में बदल जाता है, यानी कि जैसे पानी है बर्फ़ बन गया, द्रव से ठोस में बदल गया, तो उसको बोलते हैं हिमांक बिंदु, मेल्टिंग पॉइंट। संघनन, गैसीय अवस्था से द्रव अवस्था में बदलने को हम कहते हैं संघनन। ऊष्मागतिकी के नियम, ये फार्मूला जरूर याद रख लीजिएगा, इसी से क्वेश्चन बनेंगे। यदि एयर कंडीशन सिद्धांत किस पर आधारित है, तो केल्विन। ठीक है, किरचॉफ का नियम क्या था, अच्छे अवशोषक अच्छे उत्सर्जक होते हैं। ये देखिए, अगर आपको पारा जो है 39 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे का अगर तापना है, देखिए अगर हमें तापमान को नापना है और वो 39 डिग्री से नीचे का है, तो हमें पारा की जगह किसका यूज करना होगा, अल्कोहल का। ये 115 डिग्री सेंटीग्रेड तक नीचे के तापमान को नापता है। ये ऊष्माएं आपको याद रखनी है, बर्फ की विशिष्ट ऊष्मा, जल की विशिष्ट ऊष्मा। बाकी अगर आप इसी तरह से चाहते हैं तो मैं इसी तरह से आपको पढ़ा दूंगा, पूरा चैप्टर ख़त्म हो जाएगा, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, ये मैं गारंटी देता हूँ, इसके बाहर नहीं आएगा। बस न्यूमेरिकल आप अपने देख लीजिएगा, अगर आप कहेंगे तो न्यूमेरिकल भी मैं बता दूंगा आपको। बाकी ये चैप्टर पूरा आपका ख़त्म हो गया, हीट एंड टेम्परेचर। अब इसके बाहर कोई कुछ आ जाए तो मुझे बताइएगा, ठीक है। बाकी पढ़ते रहिए, तैयारी करते रहिए। धन्यवाद।